विशाल विस्तृत अंतरिक्ष में अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सूर्य को ऑर्बिट करते हैं। ऐसा ही एक सेलेस्टियल ट्रैवलर एस्टेरॉयड बेन्यू ऐसे सीक्रेट्स रखता है जो हमारे सोलर सिस्टम की ओरिजिन्स के रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। नासा ने हाल ही में ओसाइरिस रेक्स मिशन के जरिए इस एस्टेरॉयड से एक सैंपल कलेक्ट करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो 23 सितंबर 2023 को सेफली पृथ्वी पर लौट आया है। क्या ये पहली बार है कि कोई एस्टेरॉयड का सैंपल धरती पर लाया गया है? वैज्ञानिकों ने आखिरकार वह सैंपल में क्या पाया है, और ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए पोटेंशियल थ्रेट क्यों है? इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम एस्टेरॉयड बेन्यू के रहस्यों को उजागर करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हासिल होंगी। अगर आप भी साइंस और स्पेस की दुनिया में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, इन्फोसियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एस्टेरॉयड बेन्यू, जिसे फॉर्मली 101955 बेन्यू के नाम से जाना जाता है, अपोलो ग्रुप में कार्बन रिच नियर अर्थ एस्टेरॉयड है, जिसे 11 सितंबर 1999 को एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड सर्वे के दौरान लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च या लीनियर प्रोजेक्ट द्वारा खोजा गया था। यह एस्टेरॉयड अर्ली सोलर सिस्टम का एक टाइम कैप्सूल है। बेन्यू का जन्म 4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह उस प्राचीन काल का अवशेष है जिसमें प्राचीन सामग्रियां हैं जो जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। बेन्यू एक एक्टिव एस्टेरॉयड है जिसमें ओकेजनली टाइनी पार्टिकल्स और कुछ 10 सेंटीमीटर तक बड़े रॉक्स इससे फूटकर बिखरते हैं। ओसाइरिस रेक्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर दांते लोरेटा के अनुसार बेन्यू एक वाटर रिच टारगेट है और पानी सबसे दिलचस्प और शायद सबसे आकर्षक वस्तु है जिसे आप एस्टेरॉयड से प्राप्त करेंगे। बेन्यू का रफली स्फेरॉइडल शेप है जो घूमते हुए लट्टू जैसा दिखता है, और इसका मीन डायमीटर केवल 490 मीटर है, और इसे अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी प्लैनेटरी रेडार और गोल्डस्टोन डीप स्पेस नेटवर्क्स द्वारा बड़े पैमाने पर ऑब्जर्व किया गया है। 2005 में फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि बेन्यू का 4.3 आवर्स की साइनोडिक रोटेशन पीरियड है। बेन्यू का एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी ऑर्बिट से 178 डिग्री टिल्टेड है, और यह अपने ऑर्बिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने एक्सिस में घूमता है, जिसे हम रेट्रोग्रेड ऑर्बिट भी कहते हैं। ओसाइरिस रेक्स से मिला हाई रेजोल्यूशन डेटा से पता चलता है कि इसकी सरफेस काफी रफ है, और इसकी सरफेस पर 10 मीटर से बड़े 200 से ज्यादा बोल्डर्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 58 मीटर चौड़ा है। ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, बेन्यू और तेजी से घूम रहा है। बेन्यू नाम सूर्य से एसोसिएटेड एक एंशिएंट इजिप्शियन मिथोलॉजिकल बर्ड के नाम पर रखा गया है। बेन्यू नाम को दुनिया भर के दर्जनों देशों के 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जिन्होंने नेम दैट एस्टेरॉयड्स कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, उससे चुना गया था, जिसे 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, द प्लैनेटरी सोसाइटी और लीनियर प्रोजेक्ट द्वारा आयोजित किया गया था। बेन्यू की ऑर्बिट डायनामिकली अनस्टेबल है। बेन्यू की ऑर्बिटल पीरियड और अप्रोच टुवर्ड्स अर्थ बदल रहा है। उदाहरण के लिए 22 सितंबर 1999 को बेन्यू पृथ्वी से 22 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा, और 6 साल बाद 20 सितंबर 2005 को यह पृथ्वी से 49 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा। 60 लाख किलोमीटर से कम का नेक्स्ट क्लोज अप्रोचेस 30 सितंबर 2054 और फिर 23 सितंबर 2060 होगा। 1999 के क्लोज अप्रोच और 2060 के क्लोज अप्रोच के बीच पृथ्वी 61 ऑर्बिट पूरी करेगी, और बेन्यू 51, यानी बेन्यू का 435 दिनों की एक ऑर्बिटल पीरियड है। 25 सितंबर 2135 को लगभग 2 लाख किलोमीटर की दूरी से और भी करीब पहुंच जाएगा। 2060 और 2135 के बीच 75 वर्षों में बेन्यू 64 ऑर्बिट पूरी करेगा, जिसका मतलब है कि इसकी ऑर्बिटल पीरियड बदलकर 427 दिन हो गई हैं। ध्यान दें कि ये सभी पृथ्वी के नियरेस्ट अप्रोचेस हैं, जबकि बेन्यू की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 27 नवंबर 2045 को 350 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। बेन्यू पृथ्वी के लिए पोटेंशियल थ्रेट के साथ सेंट्री रिस्क टेबल पर लिस्टेड है और पलर्मो स्केल पर हाईएस्ट रेटेड है। सेंट्री रिस्क टेबल एक हाईली ऑटोमेटेड इंपैक्ट प्रेडिक्शन सिस्टम है, और पलर्मो स्केल, जिसे पलर्मो टेक्निकल इंपैक्ट हैजार्ड स्केल भी कहते हैं, उसका उपयोग एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा किसी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के इंपैक्ट से संभावित खतरे को असेस करने के लिए किया जाता है। इसमें साल 2178 और 2290 के बीच पृथ्वी से टकराने की संभावना 1750 में से एक है, जिसमें सबसे क्रिटिकल रिस्क 24 सितंबर 2182 को है। ऑन एवरेज इस साइज के एस्टेरॉयड्स लगभग हर 1,30,000 वर्षों में पृथ्वी से टकराते हैं।
2010 में रिसर्चर्स ने साल 2169 और 2199 के बीच बेन्नु द्वारा 8 पॉसिबल इम्पैक्ट्स की प्रिडिक्शन की, लेकिन उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.071% से कम थी। उन्होंने माना कि एक्यूरेट असेसमेंट के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे डिटेल शेप मॉडल और यारकोव्स्की इफेक्ट। यारकोव्स्की इफेक्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2014 में रिवाइज्ड एस्टिमेट ने साल 2175 और 2196 के बीच क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को घटाकर 0.037% कर दिया। प्रमुख घटनाओं में 23 सितंबर 2060 को बेन्नु का पृथ्वी के करीब से गुजरना शामिल है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। 2135 में इम्पैक्ट का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन एक की होल फ्यूचर में खतरा पैदा कर सकता है। ग्रेविटेशनल की होल अंतरिक्ष का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां एक ग्रह का ग्रेविटी गुजरने वाले एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट को इस तरह बदल देगा कि एस्ट्रॉयड किसी भी भविष्य के ऑर्बिटल पास पर उस ग्रह से टकराएगा। सबसे चिंताजनक तारीख 24 सितंबर 2182 है, लेकिन ऐसा होने के लिए बेन्नु को 2135 में एक की होल से गुजरना होगा। यदि एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो ये 1200 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा विस्फोटित करेगा, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों से कहीं ज्यादा होती हैं। तुलना के लिए जार बॉम्बा, जो अब तक प्रयोग किए गए सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार थी, उसकी शक्ति लगभग 54 मेगाटन TNT थी। लॉरेटा और अन्य लोगों ने 2015 में कंप्यूटर सिमुलेशंस की रिजल्ट्स की सूचना दी, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि इसकी अधिक संभावना है कि बेन्नु किसी और कारण से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन में कुछ 100 साल बाद बेन्नु के फ्यूचर एवोल्यूशन और प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए 300 मिलियन ईयर्स के अंतराल में मरक्यूरी से नेपट्यून प्लैनेट के गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी के साथ 1000 वर्चुअल बेन्यूज को ट्रैक किया। परिणाम यह संकेत देते हैं कि बेन्नु के सूर्य में गिरने की 48% संभावना है और 10% संभावना है कि बेन्नु इनर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा जब वो जुपिटर के करीब जाएगा। और किसी ग्रह पे टकराने का सबसे अधिक संभावना वीनस पे 26%, उसके बाद पृथ्वी पे 10% और मरक्यूरी पे 3% है। बेन्नु के मंगल ग्रह से टकराने की संभावना केवल 0.8% है और 0.2% संभावना है कि बेन्नु इवेंचुअली जुपिटर से टकराएगा। ओसाइरिस रेक्स मिशन का उद्देश्य बेन्नु से सैंपल कलेक्ट करना और उसे पृथ्वी पर वापस लाना था। ओसाइरिस रेक्स सिलेक्शन कमेटी द्वारा आधे मिलियन से अधिक नॉन एस्ट्रॉइड्स में से एस्ट्रॉइड बेन्नु को सिलेक्ट किया गया था। सिलेक्शन के लिए मेन फैक्टर इसकी पृथ्वी से निकटता थी। इसके अलावा सैंपल रिटर्न मिशन के लिए उम्मीदवार एस्ट्रॉइड की सतह पर लूस रेगोलिथ होना चाहिए और जिसका डायमीटर 200 मीटर से अधिक हो, क्योंकि इससे छोटे एस्ट्रॉइड आमतौर पर धूल और छोटे कणों को बनाए रखने के लिए बहुत तेजी से घूमते हैं। आखिरकार अर्ली सोलर सिस्टम के अनटच्ड कार्बन मटेरियल से युक्त एस्ट्रॉइड की खोज करने की इच्छा, जिसमें संभावित रूप से वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी शामिल करके सूची को और कम कर दिया। इन क्राइटेरियाज को लागू करने के साथ 5 एस्ट्रॉइड ओसाइरिस रेक्स मिशन के लिए उम्मीदवार के रूप में बने रहे और बेन्नु को इसकी पोटेंशियली हाजार्डस ऑर्बिट के लिए चुना गया था। यहाँ बेन्नु को स्टडी करने के लिए इसलिए भी चुना गया था क्योंकि ये सौरमंडल के प्रारंभिक दौर से एक टाइम कैप्सूल है और विशेष रूप से बेन्नु को कार्बोनेशियस मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कारण चुना गया था, जो जीवन के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक की एलिमेंट्स होने के साथ साथ पृथ्वी के फॉर्मेशन से पहले के पदार्थ का प्रतिनिधि है। अमीनो एसिड जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले भी मीटियर्स और कॉमेट सैंपल्स में पाए गए हैं, जो दर्शाता है कि जीवन के लिए आवश्यक कुछ सामग्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से बनाए जा सकते हैं। नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का ओसाइरिस रेक्स मिशन 8 सितंबर 2016 को एस्ट्रॉइड बेन्नु की ओर लॉन्च किया गया। लगभग 2 साल की यात्रा के बाद अंतरिक्षयान दिसंबर 2018 में एस्ट्रॉइड बेन्नु के पास पहुंचा। एक सप्ताह बाद अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन फॉल मीटिंग में जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस मिला है कि ओसाइरिस रेक्स ने एस्ट्रॉइड की सतह पर हाइड्रेटेड मिनरल्स की खोज की है, जिसका मतलब है कि बेन्नु के पेरेंट बॉडी से अलग होने से पहले उसमें लिक्विड वाटर मौजूद था। 3 दिसंबर 2018 को नासा ने कंफर्म किया कि ओसाइरिस रेक्स ने लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर बेन्नु की स्पीड और ऑर्बिट से मैच किया, जो इफेक्टिवली एस्ट्रॉइड तक पहुंच गया, और उसने लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर 505 दिनों की सरफेस मैपिंग शुरू किया। मैपिंग के रिजल्ट को यूज करके मिशन टीम ने साइट सिलेक्शन किया जिससे एस्ट्रॉइड का सैंपल लिया जा सके। ओसाइरिस रेक्स ने बेन्नु के शेप और ऑर्बिट को फर्दर रिफाइन करने के लिए दिसंबर के दौरान शुरू में लगभग 6.1 किलोमीटर की दूरी पर बेन्नु की सतह के करीब से होकर गुजरा।
ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट द्वारा एस्टेरॉयड की सतह से प्रारंभिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेस ने क्ले के रूप में हाइड्रेटेड मिनरल्स की उपस्थिति का पता लगाया, जबकि रिसर्चर्स को डाउट है कि बेन्यू पानी को होस्ट करने के लिए बहुत छोटा है। हो सकता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेन्यू के अलग होने से पहले उसके पेरेंट बॉडी में मौजूद पानी से आया हो। सैंपल साइट के सिलेक्शन के लिए अपने एक्सटेंसिव रिमोट मैपिंग एंड सेंसिंग अभियान को शुरू करने के लिए ओसाइरिस रेक्स ने 31 दिसंबर 2018 को लगभग 1.75 किलोमीटर की दूरी पर बेन्यू के ऑर्बिट में प्रवेश किया। यह किसी भी अंतरिक्ष यान द्वारा किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने की सबसे निकटतम दूरी है। इस ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट को बेन्यू को ऑर्बिट करने में 62 घंटे लगे। अपने डिटेल्ड सर्वे के एंड में स्पेसक्राफ्ट क्लोजर ऑर्बिट में प्रवेश कर गया, जिसका रेडियस 1 किलोमीटर था। नासा ने अगस्त 2019 में फाइनल 4 उम्मीदवार सैंपल साइट्स को सेलेक्ट किया, जिनके नाम नाइटिंगेल, किंगफिशर, ऑस्प्रे और सैंडपाइपर हैं। 12 दिसंबर 2019 को बेन्यू की सरफेस मैपिंग के 1 साल बाद एक टारगेट साइट की घोषणा की गई। नाइटिंगेल नामक यह एरिया बेन्यू के नॉर्थ पोल के पास है और एक बड़े क्रेटर के भीतर एक छोटे क्रेटर के अंदर स्थित है, और ऑस्प्रे को बैकअप सैंपल साइट के रूप में चुना गया था। 15 अप्रैल 2020 को नाइटिंगेल सैंपल साइट पर पहला सैंपल कलेक्शन रिहर्सल सफलतापूर्वक किया गया। अभ्यास में ओसाइरिस रेक्स को सतह से 65 मीटर के करीब ले जाया गया और फिर बैकअवे बर्न किया। दूसरा रिहर्सल 11 अगस्त 2020 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिससे ओसाइरिस रेक्स को सतह से 40 मीटर नीचे लाया गया। 20 अक्टूबर 2020 को ओसाइरिस रेक्स ने पृथ्वी से 320 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर बेन्यू को सफलतापूर्वक टचडाउन किया। नासा ने सैंपलिंग के दौरान ली गई इमेजेस के जरिए कंफर्म की कि सैंपलर ने कांटेक्ट किया था। स्पेसक्राफ्ट ने टारगेट लोकेशन के विदिन 92 सेंटीमीटर टचडाउन किया। टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म यानी टैक्सैम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सतह के संपर्क में आने पर रोबोटिक आर्म के एंड में सैंपलर हेड में 2 सेंटीमीटर से छोटे रेगुलित पार्टिकल्स को उड़ाने के लिए नाइट्रोजन गैस के बर्स्ट को रिलीज किया गया था। कोलिजन की संभावना को कम करने के लिए 5 सेकंड के टाइमर ने कलेक्शन टाइम को सीमित कर दिया। टचडाउन के बाद ओसाइरिस रेक्स द्वारा एस्टेरॉयड का सैंपल कलेक्ट किया गया। कलेक्टेड मटेरियल्स को सैंपल रिटर्न कैप्सूल में इमीडिएटली स्टोर किया गया। टाइमर समाप्त होने के बाद बैकअवे मैन्यूवर ने एस्टेरॉयड से सुरक्षित प्रस्थान किया और पृथ्वी की यात्रा के लिए तैयार था। ओसाइरिस रेक्स टीम ने मिशन के नेक्स्ट फेज पृथ्वी पर रिटर्न कैप्सूल के लिए स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया। 7 अप्रैल 2021 को इसने बेन्यू का अपना फाइनल फ्लाईओवर पूरा किया और धीरे धीरे एस्टेरॉयड से दूर जाना शुरू कर दिया। 10 मई 2021 को स्पेसक्राफ्ट बेन्यू के क्षेत्र से रवाना हुआ और एस्टेरॉयड सैंपल के साथ पृथ्वी की ओर अपनी 2 साल की यात्रा शुरू की। 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी से 1,01,000 किलोमीटर की दूरी पर मेन स्पेसक्राफ्ट से 46 किलोग्राम के सैंपल रिटर्न कैप्सूल को इजेक्ट किया गया, जो 44,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एटमॉस्फेयर में री एंटर हुआ और मेन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर एक और यात्रा पर चला गया, एपोफिस की ओर अपने 2029 की एक्सटेंडेड मिशन ओसाइरिस एपेक्स के लिए। लगभग सुबह के 8:52 पर अपने पैराशूट पर कैप्सूल अनुमान से 3 मिनट पहले उटा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतरा। कैप्सूल को लैंडिंग साइट से हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाया गया। सैंपल का विश्लेषण नासा के एस्ट्रो मटेरियल्स रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन साइंस डायरेक्टरेट और जापान के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल क्यूरेशन सेंटर में किया जाएगा। एस्टेरॉयड सैंपल मटेरियल रिक्वेस्ट पर विचार किया जाएगा और ARES द्वारा दुनिया भर के संगठनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2023 को एस्टेरॉयड सैंपल मटेरियल के फर्स्ट लुक को दिखाने के लिए बरामद कैप्सूल को खोला गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि लिए गए सैंपल में प्रचुर मात्रा में पानी और कार्बन कंटेंट्स हैं। इन मिले सैंपल से इस थ्योरी को और एविडेंस मिलता है कि अर्थ में लाइफ बड़ी हद तक बाहरी अंतरिक्ष से आई थी। 25 अप्रैल 2022 को नासा ने कंफर्म किया कि मिशन को बढ़ाया जाएगा। 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर अपना सैंपल छोड़ने के बाद मिशन ओसाइरिस एपेक्स यानी एपोफिस एक्सप्लोरर बन गया। जैसा कि इसके नए नाम से पता चलता है, इसका अगला टारगेट नियर अर्थ एस्टेरॉयड 99942 एपोफिस होगा। एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। एपोफिस का ऑब्जर्वेशन 8 अप्रैल 2029 को शुरू होगा और कुछ दिनों बाद 21 अप्रैल को ओसाइरिस एपेक्स एस्टेरॉयड के ऑर्बिट में पहुंचेगा। ओसाइरिस एपेक्स बेन्यू की तरह ही लगभग 18 महीनों तक एपोफिस को ऑर्बिट करेगा।
स्पेसक्राफ्ट एपोफिस की सतह को डिसरप्ट करने के लिए अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके मैन्यूवर करेगा, जैसे बेन्यू में सैंपल कलेक्शन के दौरान किया गया था, ताकि स्पेक्ट्रल एनालिसिस के माध्यम से सब सरफेस और उसके नीचे की मटेरियल्स का अध्ययन किया जा सके। ओसाइरिस रेक्स मिशन का कॉस्ट लगभग $800 मिलियन है, जिसमें एटलस वी लॉन्च व्हीकल शामिल नहीं है, जो लगभग $183 मिलियन हैं। ओसाइरिस एपेक्स एक्सटेंडेड मिशन की कॉस्ट एडिशनल $200 मिलियन है। जूनो और न्यू होराइजन्स के बाद यह न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम में चुना गया तीसरा प्लैनेटरी साइंस मिशन है। इस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से दांते लॉरेटा है। ओसाइरिस रेक्स किसी एस्ट्रॉइड से सैंपल वापस लाने वाला पहला यूएस स्पेसक्राफ्ट है। पिछले एस्ट्रॉइड रिटर्न्स में जापानीज प्रोब्स हायाबुसा शामिल हैं, जिसने 2010 में 25143 इटोकावा का दौरा किया था, और हायाबुसा 2 जिसने दिसंबर 2020 में 162173 राइगू का दौरा किया था। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।